वेलकम स्टूडेंट्स। अपन आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं बेटा। अपन कैपेसिटर्स के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो। अभी तक अपन क्लास 12th के अंदर अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो अपन लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब कुछ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा अपन ने, जिसमें लेक्चर मेरे लगभग से 15-16 लेक्चर्स रहे उसके अंदर। फिर उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट पोटेंशियल पढ़ा, जिसमें मैंने बहुत कुछ समझाया। 11 लेक्चर में मैंने उसको कंप्लीट किया। अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक पार्ट देखने वाले हैं, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको पता होगा मैं हर टॉपिक के अंदर एक तो पूरे ढंग से उसकी थ्योरी लिखाता हूँ, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, उसमें क्या कहते हैं उसको लिखाता हूँ। फिर मैं नेट लेवल के, IIT लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता हूँ बेटा, है ना। तो इस लेक्चर में कैपेसिटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, है ना। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। जैसे कि अगर आज के टाइम पे मोबाइल बोलें तो मोबाइल भी आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है कैपेसिटिव टच। तो क्या इंपॉर्टेंस है वो सब कुछ मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट है कैसा। तो जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों ने फ़ैन, कूलर और जो मोटर होती है या फ्लैश कैमरेज होते हैं या कंप्यूटर के कीबोर्ड्स होते हैं, सब में ही कैपेसिटर्स लगे होते हैं। और आपने कहाँ पर देखा हुआ है, तो आपने देखा फ़ैन के ऊपर एक कैप टाइप लगा होता है, लाइक दिस, देखा है। कूलर की मोटर के ऊपर भी लगा होता है पीछे, है ना, टेप से रैप करा हुआ। तो ये कैपेसिटर है। एक्चुअल में ये चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। और चार्ज स्टोर का मतलब होता है एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। यहाँ तक कि अपन ने जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे हमने फॉर्मूला देखा था, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 अपॉन R, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन चार्जेस। तो अगर ये चार्ज स्टोर करता है, चार्जेस स्टोर रखता है, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप या चार्जर्स को आप रिमूव करते हैं उसके बाद भी, और उसको अगर टंग के टच करें तो कहीं ना कहीं करंट आता है, क्योंकि उसके अंदर अंदर कैपेसिटर होता है जो इंस्टेंट चार्ज फिलअप रखता है अपने अंदर। तो इसी वजह से इट स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी इन इट एंड प्रोवाइड एनर्जी इंस्टेंटली एट वंस, और एकदम दे देता है। जो भी इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है एक साथ फेंक कर दे देता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी कहें, कुछ भी वर्क करना हो, वी नीड ए एनर्जी, एनर्जी की जरूरत थी। और वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया एक कैपेसिटर। क्योंकि मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपन पढ़ने वाले क्या हैं चैप्टर्स के अंदर, तो अपन कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने वाले बेटा। समझ में आई? अब इसका यूज़ थोड़ा सा लिखा कि कैसे यूज़ है। तो अगर अपन बात करें फैन, कूलर, इन सबको इंस्टेंटली स्टार्टिंग में चालू करते समय बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है उस समय स्टार्टिंग कंडीशन में। जैसे कि अगर हमारे को फ़ैन या मोटर चालू करनी हो तो अबाउट 30 to 50 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है हमको इंस्टेंटली। बट जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सप्लाई, वो सिर्फ 4 से 5 एम्पियर लेकर आती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि स्टेक स्टार्ट रोटेशन स्टार्ट करे। पर जब अपन ने कैपेसिटर्स लगाया जिसके अंदर की पहले से चार्जेस और एनर्जी फिलअप थी, उसने एक साथ एनर्जी दी, जिससे कि उसका एम्पेयर इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ और फिर वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया। समझे? वैसे ही बात करें कैमरेज की, मेरे टाइम से कैमरे चले आ रहे हैं, शादियों में भी फ्लैश लाइट सब जलती थी। पर जो मैं बल्ब लगा कर, वो जो बैटरी से लगा होती थी, वो तो या तो 1.5 वोल्ट की होती थी या 3 वोल्ट की, समझ रहे, 3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट की होती थी। अब उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई कि फ्लैश लाइट एकदम चमकती है, तो कैसे पूरी आंख ब्लिंक हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है हमारी, है ना। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए थी। तो जब हमने कैपेसिटर फिट कर दिया उस फ्लैश के पास में, तो उसने इतनी सारी इंस्टेंट एनर्जी दी, जैसे कि फ्लैश, है ना, वो लगभग 100 वाट का बन गया या 500 वाट का बन गया। इस तरह से उस पर ही सारा काम किसकी वजह से कर पाए हम? इस कैपेसिटर की वजह से, जिसको आपने देख रखा है, जो भी बताया मैंने, है ना, आप सभी ने देखा हुआ है। तो यही मैंने सब कुछ लिख रखा है इसके ऊपर कि एट वंस देता है, इंस्टेंटली सारी एनर्जी दे देता है बेटा वो, है ना। तो नोट डाउन करो बेटा इसको जो मैंने लिखा है ना, क्योंकि बेसिकली ओवरव्यू में काम आता है। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, और आपको पता होगा मेरे जो फर्स्ट लेक्चर्स हरदम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं ओवरव्यू दे रहा होता हूँ, फिर चैप्टर चालू कर रहा होता हूँ। तो थोड़ा सा ओवरव्यू है, नोट डाउन करें बेटा इसको। जैसे कि बेटा अपन लोग शुरू से ही वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी जना हो, वो हमेशा ये चाहता है कि हमारे को जो एनर्जी है
वो बॉन्डेड फॉर्म में मिले, मीन्स जब हम चाहें जब उसको ले लें एनर्जी को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन समझें कि सपोज करो अपन को पानी चाहिए पीने के लिए, है ना, मैंने वाटर एनर्जी चाहिए, और अपन किसी मांगे कि मेरे को 2 लीटर पानी दे दो, और अगर वो सपोज करो पानी को बिखेर देता है नीचे और फिर कहता है इसको कलेक्ट कर लो, तो क्या हम ऐसा करना पसंद करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। पर अगर कोई हमारे को बोतल पकड़ा देता 2 लीटर पानी की, तो मज़ा आ जाता ना पानी पीने का, मीन्स वाटर एनर्जी हम गेन कर लेते बड़े आसानी से। समझ रहे ना बात को? तो वैसे ही हमारे साइंटिस्टों को भी लगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करेंगे तो ये कुछ भी प्रोसेस नहीं चलने वाले, चाहे फ़ैन का स्टार्ट करना हो। क्योंकि जब फ़ैन को पहले स्टार्ट करने की बात आई या मोटर को स्टार्ट करने की, तो आपने जैसे गांव में देखा होगा जब कैपेसिटर्स नहीं लगे होते तो आपने देखा एक हैंडल लगा होता है जिसको ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर वो स्टार्ट ही रहता है। पर पहली बार में ताकत तो लगानी पड़ती है ना, तो वो जो ताकत ना लगानी पड़े उसके, नहीं तो फिर हमारे को फैन पे लगाना पड़ता, कूलर पे लगाना पड़ता, हर एक में ऐसा काम करना पड़ता, तो बहुत दिक्कत हो जाती ना हमारे साथ। इस वजह से एनर्जी स्टोर्ड हमको चाहिए था, एनर्जी एक जगह स्टोर्ड रहे। जैसे कि अगर हम पानी है किसी बास्केट में भर कर रख लें तो एक तरह से हमने वाटर की एनर्जी फिलअप कर दी, और जब टेप की जरूरत पड़ी तब खोल कर ले लिया। इट्स क्वाइट ईजी ना, कि ऐसा कि हम कोई नदी में जाकर वहाँ से पाइपलाइन डालें और जब लाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा वहाँ से लाने में पानी, तो इट मीन्स वेरी डिफिकल्ट। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि वे ऑलवेज वांट स्टोर्ड एनर्जी चाहते हैं। पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैंने जैसे स्फीयर के बारे में बताया था कि अगर एक स्फीयर को फुली चार्ज कर दें हम, तो आपको पता है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन से सब जगह मूव करती है, और जो एनर्जी होती है इज ऑलवेज विथ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। बता चुका हूँ इस बात को। तो उसके अंदर एनर्जी कितनी थी? KQ²/2R। पर ये एनर्जी तो एक्सपेंडेड थी ना, इसके सरफेस से लेकर कहाँ तक लाई कर रही थी? इन्फिनाइट तक। अब इस बिखरी हुई, मैंने इसको बोल सकते हैं अनबॉन्डेड एनर्जी थी। तो जब अनबॉन्डेड एनर्जी थी तो इसका मतलब इसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि हाउ टू कलेक्ट, कैसे कलेक्ट करें, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर हमारी मेहनत जो भी थी साइंटिस्टों की, उन लोगों ने एक डिवाइस बना दिया जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें हमको बॉन्डेड एनर्जी मिली। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कैपेसिटर ही पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में ही चैप्टर चालू करने वाला हूँ, पर उसका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। तो हुआ ये कि ये यहाँ से यहाँ तक, अब तो एक बॉन्डेड रीजन में थी ना ये वाली एनर्जी, जिसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे ½ Q²/c। तो जो ये एनर्जी थी अब ये बॉन्डेड थी, जब जरूरत थी तब हम ले सकते थे इस एनर्जी को। हम कभी भी अनबॉन्डेड एनर्जी का यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो बात यहाँ की हो, चाहे बात हम यूँ कर लें कि अगर हमारे को सपोज करो हमारे घर में बहुत सारी बुक्सेस हैं जिनके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, पर क्या एग्ज़ाम के टाइम पर अगर हमने नोट्स नहीं बना रखे तो वो अनबॉन्डेड एनर्जी थी ना, सारे नोट्स इधर उधर, मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से दे रखे थे, तो वो एक तरह से फिर उसको वापस से कवर करना एग्जाम टाइम पर पॉसिबल नहीं था। पर अगर हमने नोट्स बना लिए होते, जो भी हमारे पास बुक्सेस थी, तो वो एक बॉन्डेड एनर्जी हो जाती, बॉन्डेड नोट्स हो जाते, जिनको बाद में पढ़ना हमारे लिए क्वाइट ईजी होता। समझ रहे होंगे बात को, है ना बेटा? तो नोट डाउन करें इसको, फिर आगे देख रहे हैं बेटा अपन लोग। हाँ बेटा, तो अपन ने क्या देखा? मैंने अगर इसे चैप्टर की स्टार्टिंग में बोलूँ तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, द एबिलिटी बोलूँ या कैपेसिटी बोलूँ ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, और या बोलूँ एनर्जी इन इट। क्योंकि आपको बताया था जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या देखा है अपन ने? KQ1Q2/R, मीन्स जहाँ पर चार्ज वहाँ पर एनर्जी। ठीक, फिर हमको पता है कि अगर हम किसी कैपेसिटर को, मैंने कोई भी कैपेसिटर मीन्स कोई भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूँ और देता ही चला जाऊं, तो जहां उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी वहीं पे उसका पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वही एज वी इंक्रीज द चार्जेस ऑन कंडक्टर देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज, Q प्रोपोर्शन V। तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया गया तो एक C मैंने कांस्टेंट लगाया गया जिसको अपन ने कैपेसिटेंस नेम दिया। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई? कूलम्ब पर वोल्ट, जिसको अपन ने ऐसा यूनिट में नेम क्या रख दिया? फैरेड बोलना चालू कर दिया। ठीक, अभी बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक, तो यही मैंने, चाहे वो कंडक्टर का कैसे भी शेप हो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था बेटा अपन को। प्लीज नोट डाउन करें। ठीक, आगे देखें बेटा अपन लोग, है ना? ठीक, इसको रीडिफाइन भी करा गया। रीडिफाइन में क्या बोला गया वो भी देख रहे हैं अपन। डिफाइन अभी 2-3 बार अपन करेंगे बात को समझने के लिए। तो एक बार इसकी सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना? सेकंड डेफिनेशन कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस means when we give or add 1 coulomb charge 1 coulomb charge on a conductor, then its potential increase by 1 वोल्ट, है ना। इसको भी 1 इस तरह से लिख देता हूँ, 1 गुलाम। ठीक, इसको अपन ने फॉर्मूले से ही निकाला है। C इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 1 गुलाम बोल दूँ अपॉन 1 वोल्ट बोल दूँ, तो इससे ही रीडिफाइन करा गया कि जब हम किसी को 1 कूलाम चार्ज देंगे किसी भी कैपेसिटर को और उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो उसी को हमने कैपेसिटेंस बोल दिया। दैट इज कॉल्ड रीड सेकंड डेफिनेशन या रीडिफाइंड डेफिनेशन बोलूँ। इसका कुछ प्रैक्टिकली यूज था, प्रैक्टिकली प्रोनाउंसिएशन वर्ड, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ नोट के अंदर। इफ the capacity of conductor is 2F, it means it hold 2 coulomb charge it hold 2 coulomb charge which increase potential by 1 volt of conductor। मीन्स क्या था कि अगर किसी का कैपेसिटेंस 2F है तो अपन ने C का फॉर्मूला क्या देख रखा है, Q/V। तो ये 2 फैरेड कब बना होगा, जब इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो 2 कूलाम आए होंगे और ये 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ होगा। इसका ये मतलब हुआ हमारे पास, समझ रहे हैं क्या। तो ये कुछ प्रैक्टिकली यूज है कि अगर अपन को डायरेक्ट कोई बोल रहा है कि 2 फैरेड, मतलब डायरेक्ट इज कॉल्ड प्रैक्टिकली यूज करने का टर्म है कि अगर कोई 2 फैरेड बोल रहा है तो उसको अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि उसने जो कंडक्टर है उसने 2 कूलाम चार्ज अपनी बॉडी पर स्टोर करे हैं और उसका जो वोल्ट हुआ है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ है, ये इसका मीनिंग हुआ। नोट डाउन करें, ठीक कर लिया नोट डाउन बेटा, है ना, रब कर रहा हूं बेटा। तो इसका मतलब ये था कि इसको ही कुछ अलग ढंग से बोलते तो क्या होता। ठीक, तो नोट में ही सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं एक और समझाने के लिए एग्जांपल कि इफ a conductor of 10 farad, it means conductor stored 10 coulomb charge on it with increase of 1 volt of conductor। मीन्स वो ही समझाया है वापस से कि अगर किसी का 2 फैरेड था तो Q/V होता है, इसका मतलब है उसने 10 कूलाम चार्ज स्टोर करे थे और ये इंक्रीज हुआ था 1 वोल्ट से इंक्रीज हुआ था। सेकंड एग्जांपल ही दिया है, अगर इसको मैं सेकंड एग्जांपल बोल दूं नोट का, है ना, Q/V को ही समझा रहा हूं, अपन कंसेप्शनली बोलते क्या है। ठीक वैसे ही, ठीक, आई होप नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने। ठीक बेटा, है ना, तो देख लो ये चल रहा है ना, ठीक है। थर्ड देख रहे हैं, वैसे ही अगर अपन को कोई ने इफ वी गिव 1000 वोल्ट या वी अप्लाइड लिख देता हूं
वी अप्लाइड, बैटरी से अप्लाइड की होगी, व्हेन वी अप्लाइड 1000 वोल्ट टू 2 फैरेड कैपेसिटी कंडक्टर, then it means it store 2000 कूलम चार्जेस ऑन इट, मैंने खुद के ऊपर रखेगा, क्योंकि आपको पता है सरफेस पे ही रहती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, इसको कैसे लिया, C इज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि सारा खेल तो चार्ज का ही हो रहा है ना, कितना स्टोर होगा। तो अगर अपन C को अगर मैं 2 ले लेता हूँ, वोल्टेज मैंने अप्लाइड करा था 1000, तो Q कितना हो गया हमारे पास 2000 कूलम हो गया ना। ठीक, समझ रहे होंगे। ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ एक वर्बली है, अगर आप फ्यूचर में कभी इंजीनियर्स बनेंगे और कैपेसिटर ब्रांच में जाते हैं तो कुछ मीनिंग इस तरह का होगा, नॉट फॉर न्यूमेरिकल्स। केवल वर्ड समझा रहा हूँ कि क्या यूज़ हो रहा है ना। अभी तो बहुत कुछ समझने वाले बेटा पर लोग, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक बेटा, रब कर रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल केवल मैंने Q/CV को समझाया है अभी तक कि क्या मीनिंग्स होते हैं इनके, कि जब किसी का कंडक्टर अगर अपन 5 फैरेड बोल रहे हैं, नॉर्मली केवल यहीं तक छोड़ देते हैं, है ना। कैपेसिटी कैसे डिपेंड करती है, इट इज़ जस्ट ए कांस्टेंट लाइक ए रेजिस्टेंस, ये बात भी अपन समझने वाले हैं। उससे पहले एक डेरिवेशन देख रहे हैं अपन, है ना। तो मैंने अभी तक एक्सपायरी केवल आपको कैपेसिटेंस समझाया, अब अपन देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस देख रहे हैं, और इसके बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। लेट अ क्यू चार्ज is given to a spherical of radius r, so the potential on its surface will be, ठीक, मीन्स अगर अपने पास एक स्फीयर है ना बेटा, जिसकी रेडियस r है और अपन ने उसको q चार्ज दिया है, तो उसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वी नो डेट कि वो पोटेंशियल होगा KQ/R, समझे। इट मीन्स, और अभी हम पढ़कर हटे हैं वी नो डेट क्या रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल्स टू CV, सो C इक्वल्स टू कितना हो जाता Q/V। तो अगर आई एम पुटिंग दिस वैल्यू V वैल्यू इन दिस इक्वेशन, Q इक्वल्स टू KQ/R, then what we get C equals to, written this side, C equals to Q से Q कैंसिल हुआ, R by K। कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी याद रख लें न्यूमेरिकल के लिए, कि K की वैल्यू इजी होती है, बट सिंस इसको ही मैं क्या लिख सकता था, C इज इक्वल टू R/1/4πε0। और क्यों लिख सकता था, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो K होता है ना, फोर्स कांस्टेंट, वो 1/4πε0 मीन्स वैक्यूम की परमिटिविटी को बोलते हैं अपन। तो इसको ऊपर लेता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 4πε0R मीन्स C प्रोपोर्शन R, C R के प्रोपोर्शन आया, मीन्स जितना ज़्यादा इसका साइज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होल्ड होंगे वो भी ज़्यादा होंगे स्टोर। इससे हमारे को ये पता लगा है कि इंक्रीजेज द साइज देन वी गेट द लार्ज चार्जेस एक्युमुलेटेड ऑन इट। ठीक बेटा, नोट डाउन करूँ इसको, इस डेरिवेशन को, है ना, मैंने बीच में लाइन करके फिर यहाँ पर करा बेटा इसको, है ना। ठीक,
अब इससे अपन कुछ कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं, क्या होने वाला है, किस पर डिपेंड करता है। बार बार मैं कहता रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट, वो ही बात समझाने वाला हूँ आपको। तो किस किस पर डिपेंड करता है वो ही अपन देखने वाले हैं, किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, डिपेंडेंस पर जाऊँ उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, ठीक, जिससे उसके अंदर ले पाऊँगा मैं। तो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक, इट्स क्वाइट इजी सॉल्यूशन। अगर अपन देखें तो सी का फॉर्मूला अभी क्या देखा अपन लोगों ने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बट इसको अपन आर बाई के भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और 9 की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक 10 ऊपर कंसीडर कर लूँ तो 1.1 इंटू 10 की पावर -10 फैरड, बट इट इज़ वेरी वेरी लो, है ना, इस कैपेसिटी, इट इज़ वेरी लो कैपेसिटी, जो तो कोई कम नहीं है। 8 मीटर की रेडियस वाला तो मीन्स इतना बड़ा गोला हो गया ना, पर कैपेसिटी में आप देख रहे हैं 10⁻10 मीटर आ रहा है, कुछ होने वाला है। तभी हम कैपेसिटेंस से कैपेसिटर में एंटर हुए, सोचने पर मजबूर हुए साइंटिस्ट की क्या करें अपन लोग। ठीक, तो नोट डाउन कर लिया बेटा इसको, है ना, पर ये टाइट ना, ठीक ठीक, है ना। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कितनी होती है अर्थ की, 6000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इस 6400 किलोमीटर बहुत बड़ी है। तो जरा देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी आती है। इट इज ऑल्सो स्फीयर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या मैं लिख सकता था आर बाई के, रिमेंबर ना बेटा। तो इट मीन्स आर की जगह क्या लिख दूँ, 6400 इंटू 10 की पावर 3, आई एम कन्वर्टेड किलोमीटर इंटू मीटर, और के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब क्योंकि अपन को लर्न ही रखनी पड़ती है अर्थ से रिलेटेड बात, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका आंसर आता 10 की पावर 7.11 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, मीन्स इसको बोल सकते थे 701 माइक्रो फैरड। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल ना, 10 की पावर -6, इट्स कैपेसिटी इज वेरी लो। तो साइंटिस्ट यहाँ के बाद अब क्या चेंज होने वाला था वो ही अपन देख रहे हैं कि भैया इससे तो काम नहीं चलने वाला। हमने अगर इतना बड़ा गोला भी बना डाला तो भी जो कैपेसिटी होगी वो सिर्फ 10 की पावर -6 फैरेड में होगी। इसका मतलब है कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाला, और इतने बड़े बड़े कैपेसिटर बनाकर भी हमको बहुत ज़्यादा फैरेड नहीं मिल रहा हो तो यूजलेस जैसी कंडीशन तो हो गई ना। और इस ये ही कुछ होने वाला है थोड़ा सा आगे चलने के बाद। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए, पर सपोज करो अगर अपन को 1 फैरेड का चाहिए होता तो रेडियस कितनी चाहिए होती, वो क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है थर्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक बेटा। तो अब थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे अपन कुछ बातों को समझ पाएं कि कैसे कैपेसिटर अपन ने बनाना चालू करा। जो मैंने आपको वो दिखाया था फैन में लगा होता है ना, एक जगह पैरल प्लेट जैसा बनाया था। तो इट मीन्स मैं थर्ड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर whose capacity is 1 farad। ठीक,
तो अब साइंटिस्ट ने सोचा चलो ये चेक कर लें कितनी होगी। अगर हमारे को 1 फैरेड जितने चार्ज स्टोर करने हैं या 1 कूलाम जितने चार्ज स्टोर करने हैं तो आखिर उसकी रेडियस कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को सी दे दिया गया 1 फैरेड, ठीक। तो अपन ने वापस से वही फॉर्मूला लगाया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C इक्वल्स टू वी कैन से डेट R बाई K, आई एम पुटिंग देयर 1 R। तो अपन को फाइंड आउट करना है 9 इंटू 10 की पावर 9, मीन्स रेडियस आई हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ओहो, तो इसका मतलब है ये तो बहुत बड़ी हो गई। हमारा जो अर्थ है उससे भी लगभग 1000 की, अपन अगर मीटर में बात करें तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर बोलते हैं अपन अर्थ की रेडियस को। दिस रेडियस अबाउट 1000 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। तो बहुत बड़ी हो गई ना, इतनी बड़ी रेडियस को कैप्चर करना तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था ना अपन लोगों के पास। तो ये दिक्कत हो गई कि अगर हमारे को 1 फैरेड कैपेसिटी का कोई कंडक्टर चाहिए तो हमारे को कहीं ना कहीं रेडियस इतनी बड़ी चाहिए होगी। तो अब उनका दिमाग ठनका कि अब करें तो क्या करें, क्या होगा। तो वो सब कुछ जो देखा फ्यूचर में और अपन ने कैसे बनाया वो देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आप समझे होंगे बात को, ठीक है ना, ठीक। अब थोड़ी सी बताने वाला हूँ कि डिपेंडेंस किस किस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, है ना। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बार बार बोलता रहूँगा। कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन को बोलूं तो साइज और शेप ऑफ कंडक्टर। ओहो, ये क्या चीज आ गई। तो पहले तो एग्जांपल दे रहा हूं फिर बात समझा रहा हूं, है ना। इस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, जिसका अभी अपन लोगों ने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स प्रोपोर्शन R VC, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन लोगों ने देखा था। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट लिखूं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q and V, does not depends on Q and V, just like resistance, समझा रहा हूं। अभी C का मतलब हम जानते हैं Q by V होता है, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q, डज नॉट डिपेंड्स ऑन V। इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड्स ऑन रेडियस पे डिपेंड कर रहा हूँ। अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिखने लग जाए। वैसे ही कहीं ना कहीं आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है V बाई आई होता है, बट ऐसा नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता V और I पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रॉ बाई L, मीन्स लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, एक बार बन गया तो बन गया, है ना। रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड वंस क्या बोलेंगे फॉर्म करने को, बनाने को। रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड वंस इट फॉर्म, क्योंकि हमने जो लेंथ ले ली, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा भैया, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अपन ने तो ये पढ़ रखा है V प्रोपोर्शन I, ये पढ़ रखा है ना अपन लोगों ने। कोई रेजिस्टेंस थोड़ी कुछ बोला है कि वेरी हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो ऑलवेज फिक्स्ड, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। वैसे ही यहाँ पर भी बात करें
तो जो हमारे पास Q प्रपोर्शन तो V था, वो तो एक कांस्टेंट की तरह आया ना, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि C इज फिक्स्ड वंस कंडक्टर फॉर्म्ड। आगे भी कुछ एग्जांपल देता रहूंगा, ऐसा नहीं कि अभी यहां पर रुक गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर एक बार डिपेंडेंस लिखा रहा हूं इसलिए कहीं ना कहीं पता रहे। इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली डायमेंशन। एक बार बन गया तो बन गया। तो जैसे रेजिस्टेंस भी V प्रपोर्शन I था, जिसमें कोई R एज ए कांस्टेंट आया था, V और I वेरी कर रहे हैं, पर रेजिस्टेंस थोड़ी वेरी कर रहा था। रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया पे डिपेंड है। एक बार बना दिया तो बन गया। ये वाला जो होगा उसका फिक्स ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। वैसे ही Q प्रपोर्शन V था, C इज ऑल्सो फिक्स वंस द कंडक्टर इज फॉर्म्ड। एक बार जो बन गया साइज का, उसकी एक फिक्स कैपेसिटी होगी, उससे ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो ही रहने वाली है। आई थिंक समझे होंगे। तो ये सेकंड 2 पॉइंट से नोट डाउन करें, और थर्ड पॉइंट बाद में समझा दूंगा, पर एक और पॉइंट लिख रहा हूँ अभी, तो डिपेंडेंस लिख रहा हूँ, तो ठीक समझ गए होंगे बेटा सेकंड पॉइंट भी, है ना। तो इसी बहाने आपको रेजिस्टेंस का भी पता लगा। फिर दोबारा रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर भी यही देखेंगे। वैसे ही बात करूं मैं थर्ड पॉइंट की, इट डिपेंड्स ऑन, ये थोड़ा सा लेट समझेंगे, सराउंडिंग मीडियम में मीन्स आज ही समझेंगे, आगे के टॉपिक में। इस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, पर ये फिक्स्ड है। एक बार बन गया सो बन गया, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है बेटा, है ना। तो ये थी कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस। किस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, इज डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, साइज पे डिपेंड करता है, और उसके बाद फिक्स्ड रहता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम मेमोराइज तो ऑलवेज रखें, मेमोराइज रखें बात को, कि कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड once a conductor is built, मीन्स एक बार बना दिया तो उसके बाद ये फिक्स्ड रहेगा। कैपेसिटेंस फिक्स्ड वंस अ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ना, पूरा थोड़ा सा और वर्ड सही कर देता हूं, मेमोराइज रखें। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। यहाँ तक कि ये इतना सा टॉपिक हमारे कई एडवांस के क्वेश्चंस में काम में आता है, इसलिए वापस से लिख रहा हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर फिक्स्ड और कांस्टेंट वंस द कंडक्टर फॉर्म्ड, और बोले तो बाय गॉड, बस एक बार बन गया तो बन गया। मीन्स अगर कोई शेप हमने ऐसा बना दिया, कैसा भी शेप बना दिया, तो उसमें चार्ज कितने स्टोर होंगे वो फिक्स हो गए, वो कि कितनी कैपेसिटी हो गई वो फिक्स हो गई। कैसा शेप लिया था अपन ने, क्या शेप लिया था, सी बदलेगा, वी वेरिएबल होगा, मीन्स क्यू एंड वी वेरिएबल, बट सी रिमेन कांस्टेंट। जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे अपन एडवांस लेवल पर जाएंगे, अभी नहीं किया क्योंकि इसकी भी कहीं ना कहीं 10 लेक्चर्स बनेंगे, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, पर बार बार मैं बोलता रहूंगा, एक बार वापस दोहरा रहा हूं। डिपेंड्स तो केवल वो एक ही चीज पे, दो ही चीज पे कर रहा था, सराउंडिंग मीडियम पर और साइज पर। तो सी इज कांस्टेंट जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है। ठीक बेटा, नोट डाउन करें। ठीक बेटा, है ना, ठीक, रब कर रहा हूं बेटा। ठीक, तो अब अपन धीरे धीरे जाने वाले हैं कि कैसे अपन ने अब कैपेसिटर को डेवलप किया, क्या चीज़ नज़र आई साइंटिस्टों को। तो अब कुछ ड्रॉबैक्स क्या नज़र आए वो देखें अपन, है ना। तो वो देख रहा हूं पहले। ड्रॉबैक इन ए कंडक्टर
यूज एज ए कैपेसिटर। ठीक, धीरे धीरे पॉइंट्स ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट बात करें तो इन्हें सिंगल conductor, the capacity to hold charges is very less. For example, a sphere of earth radius has only capacity 711 microfarad, means not very useful, and even size become very large। तो अगर सपोज करो ये यूज़फुल थी भी सही थोड़ी बहुत हमारे काम के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली सब माइक्रो फैराड में काम में लेते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी जो साइज़ थी वो बहुत बड़ी हो रही थी, या तो फिर बहुत बड़े बड़े बनाए। मीन्स अगर हमारे को फ़ैन चालू करना है तो 2 कमरे के बराबर पहले हम एक कंडक्टर लें, उसमें चार्ज स्टोर होंगे, फिर हमारे फ़ैन पर जाएगा और फिर फ़ैन हमारा रोटेट करेगा। तो अगर फ़ैन के लिए हमारे को 1-2 कमरे बनाने पड़ रहे हैं, तो शायद एसी में अगर एसी को रोटेट कराना हो उसकी मोटर को, तो शायद हमारे को यूँ मान लो आधी कॉलोनी खरीदनी पड़े। इतने बड़े साइज़ का कोई स्फीयर बने, उसके अंदर चार्ज स्टोर करें, फिर वो एसी पर जाएगा, फिर एसी रोटेट करेगा और फिर वो चलने लग जाएगा। पर आप समझ रहे हैं ना, तो अगर कोई फैक्ट्री चालू करनी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक सिटी को ही खरीदना पड़ेगा। क्या उस सिटी को खरीद कर उसमें चार्ज भरें, फिर वो जो इंजन होगा, जो भी मोटर होगी उस फैक्ट्री में, फिर उस पर जाएगा, फिर रोटेट करेगा। तो इट इज़ प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक दिक्कत तो ये लगने लगी, सिंगल कंडक्टर ले रहे हैं तो एक दिक्कत ये हो रही है। सेकंड दिक्कत क्या नजर आई, द एनर्जी इन सिंगल कंडक्टर इज अनबॉन्डेड थी। अनबॉन्डेड का मतलब क्या था, स्कैटर्ड फॉर्म में थी। ये इसके लिए वर्ड बोलूं तो बिखरी हुई थी, क्योंकि ये तो समझा रहा हूं आपको ड्रॉबैक्स क्या रहे सिंगल के लिए। स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई थी वो सारी। तो मैंने अब धीरे धीरे अपन कैपेसिटर पर जा रहे हैं। अभी तक जो अपन ने देखा है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एज ए बोर्ड लेवल की बात करें, और साथ साथ में आपको मैंने अभी डिपेंडेंस समझा है और स्फेरिकल का एक डेरिवेशन कराया। ये समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ये ड्रॉबैक था जो आप देख ही चुके थे कि अगर मैं एक कैपेसिटर लेता हूँ, आर रेडियस का, इसको क्यू चार्ज देता हूँ, तो इसकी एनर्जी तो भैया यहाँ पर चारों तरफ फैल रही है, R2 इन्फिनिट तक फैल रही है। तो ये तो दिक्कत की रेट हो गई कि करें तो क्या करें, है ना। एनर्जी तो फैली हुई है सब जगह, तो इसको कलेक्ट करना भी तो अपने आप में भारी काम था। जिसको पानी का एग्जांपल दिया आपको कि बिखरी हुई का करेंगे क्या उस वाटर एनर्जी का, पर कोई अपन गिलास के फॉर्म में देगा तो बहुत ईजी रहेगा ना, जब चाहे जब यूज़ कर लें अपन। तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि भैया अब करें तो क्या करें अपन, है ना। ठीक बेटा, एक बार नोट डाउन करो। ठीक, वैसे ही थर्ड प्रॉब्लम और नज़र आई। अगर अपन थर्ड प्रॉब्लम समझे तो ठीक, नहीं तो कोर्स में नहीं है, फिर भी समझा रहा हूँ। एक कहलाता है हमारा कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होती है, थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूँगा। कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होती है कि अगर अपन ने चार्ज देने चालू कर दिए उनको, तो क्या होना चालू कर दिया। कोरोना डिस्चार्जिंग व्हेन वी गिव large charge on conductor, then electric field so develop
start polarized to air molecules, so sparking start appear and also charges start leakage or neutralized, means charges start decreasing। ठीक, मैंने जो ड्रॉबैक्स है वो बता रहा हूँ, तो यहीं पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक स्फीयर था और हम लगातार जो उस पर चार्जेस दे रहे हैं वो इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं चार्जेस को। जब हमने चार्जेस इंक्रीज़ करने चालू करे, है ना, चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, चार्जेस इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगी, है ना, वो भी इंक्रीज़ होने लगी। इंक्रीज होते होते एक कंडीशन ये आई कि जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करेंगे, तो आपको पता है ना कि जहाँ यहाँ पर स्पार्किंग होगी, यहाँ पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी, यहाँ पर एक तो स्पार्किंग नज़र आएगी जिससे कहीं ना कहीं जलने के चांसेस हो गए और बहुत डेंजरस ढंग से आती है। तो कंडीशन ये हुई कि इसका मतलब था कि ये पोलराइज होने लगे, माने ये न्यूट्रलाइज होने लगे। तो भैया हम तो चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, इधर एयर के मॉलिक्यूल्स जहाँ स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका सरफेस का जो चार्ज है जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करे जा रहे हैं, तो ये तो दिक्कत हो गई ना हमारे साथ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई। वैसे कि भी जो अर्थ की पोलराइजेशन की जो कंडीशन होती है जिसको अपन एयर ब्रेकडाउन बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन बोलते हैं, वो अबाउट होती है जब हम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर लगा देते हैं, मीन्स लगभग 30 लाख वोल्ट जब हम अप्लाइड कर चुके होते हैं। और जो होते, क्योंकि अगर हमारे को पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, तो जब उन्होंने कोशिश भी करी अच्छा खासा 1-2 रूम जितना बड़ा स्फीयर बना दिया, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम तो ये देखी कि ये बॉन्डेड एनर्जी नहीं है, सब जगह बिखरी हुई है। दूसरे साइज़ बहुत बड़े करने पड़ रहे हैं जो प्रैक्टिकल यूज़ में दिक्कत आएंगे। दूसरा, मान लो रख भी दिया तो एक नई मुसीबत आ गई, कोरोना डिस्चार्जिंग, है ना, कोरोना डिस्चार्जिंग। लूँगा, इस टॉपिक को भी लूँगा, है ना, वैसे कोर्स में नहीं है पर तब भी पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, लेंगे कहीं ना कहीं टॉपिक को। तो जब चार्जेस देना चालू करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, मैंने पोटेंशियल इंक्रीज होना चालू हो गया, पोटेंशियल भी इंक्रीज होना चालू हो गया। उस पोटेंशियल ने इनको आयनाइज करना चालू कर दिया और आयनाइजेशन से ये डिक्रीज होने लगे। ठीक, बस इसके बाद कुछ प्रॉब्लम इनको अब सॉल्व आउट करना था। जो कैसे सॉल्व आउट करा वही अपन देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। ठीक ठीक बेटा, तो अपन अब देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पहले थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि उस ज़माने में हुआ क्या होगा। अचानक वैज्ञानिकों से जो हुआ, किताबों में लिखा होता है कि एक स्फीयर रखा हुआ था क्यू चार्ज का, और उसके ऊपर सप्लाई दे रखी थी अपन ने, क्यू चार्ज की उन्होंने दे रखी थी सप्लाई, क्यू ही रखा हुआ था इसके ऊपर, कि अचानक उन्होंने एक स्फीयर गलती से वहाँ पर रखाई में आ गया। तो जो स्फीयर उसके पास में आया तो उन्होंने देखा, ओहो, इस पर तो अचानक ही जो चार्ज से वो 2q हो गए। तो इसका मतलब, उसका मतलब था कुछ ना कुछ हुआ इस चार्ज को लाने की वजह से। मीन्स जब इसको लाए होंगे, मैंने जो रखा हुआ था वहीं पर ही जो किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि जब इसको लेकर आए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए होंगे। पॉजिटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को क्या करा होगा,
डिक्रीज करा होगा ना। और जब कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला जानते हैं Q बाई वी होता है, अगर V डिक्रीज हुआ होगा तो C क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही बना हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यही बना हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो ये वो था प्रोसेस जो लैब में क्रिएट हुआ। इन लैब सडनली जो चीज़ अकर हुई है ना, बस उनको प्रोसेस मिलने वाला था। पर आपको पता है उस समय थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, यहीं पर ही फिर एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। पर पीछे पॉजिटिव चार्ज थे जिससे इसकी थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ा दी होगी। तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि तू ये इस तरह का केवल एक चार्ज ही क्यों रख रहा है, तू एक पहले से ही एक बॉडी ऐसी रख देना जो पूरी बॉडी नेगेटिव हो। तो अगर तू ऐसे रख देगा तो हुआ भी है, जब ऐसा रखा तो पता लगा इस पे 4 कूलम चार्जेस आ गए। बस यही बनने वाला था फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक समझे होंगे बेटा, है ना, रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक, अब मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ जो बोर्ड में किस तरह से लिखनी है। तो कभी आती है 1 मार्क्स की तरह, तो अपन कैसे लिखते हैं इसको, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ। कभी आता है एक्सप्लेन करो। इट्स प्रिंसिपल is based on its principle based on if we decrease the potential of a conductor, then its capacity to hold charges increases। ठीक, मीन्स C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई वी। अगर अपन पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, यही समझाया मैंने इस एरो से। तो ये प्रिंसिपल है, जब उनको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्या प्रिंसिपल था कैपेसिटर का, तो दैट इज द प्रिंसिपल फॉर द कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर कैसे बनने वाला है वो अपन थोड़ी देर में ही देखने वाले हैं। पहले वो बताया कि वो जब नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों ने जब क्या चीज़ देखी थी, अब इसी का ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको नोट डाउन करें, मैं एक बार रब करूँगा बेटा इसको, है ना। ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल था कि पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें। तो मैं अब प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को एक्सप्लेन, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये हमारे को 3 मार्क्स में लिखने को आया। ठीक, तो एक एक करके डायग्राम बना रहा हूँ और उन्हीं के नीचे लिखता जाऊँगा, है ना। तो पहला चालू यहीं पे कर रहा हूँ। लेट कंसीडर अ प्लेट placed on insulated stand and when give charges then stored on it। तो उस पर क्यों चार्ज स्टोर्ड हो गए, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इसका डायग्राम बनाऊं। फर्स्ट डायग्राम, तो लेट इट इज़ ए प्लेट और आई एम गिविंग क्यू चार्ज टू इट, जो इस पर स्टोर्ड हो गए, है ना, कुछ इस तरह से स्टोर्ड हो गए और ये स्लैब रखी हुई है। ये मैंने फर्स्ट डायग्राम आपको समझाया। ठीक, तो फर्स्ट डायग्राम के लिए मैंने लिखा कि क्यू चार्ज दिए जो उसके ऊपर स्टोर्ड हो गए। नाउ वी टेक, है ना, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ गए। नाउ सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ जैसे समझाने के लिए। नाउ वी टेक वन अनदर प्लेट बी नियर टू इट so due to induction negative charge
created at inner end, while positive charge created on far end. Hence, the overall potential of A decreases but not in very large amount, but overall slightly कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो ये बात वो ही लिखा रहा हूँ जो साइंटिस्टों ने करी, पर वो प्लेट्स यूज़ करने वाले थे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेकंड डायग्राम इधर बना देता हूँ, फिर थर्ड को वहाँ पर कहीं ले लूँगा। तो अब कहीं ना कहीं अपन ने क्या देखा कि हम एक और स्लैब लेकर आ गए, मीन्स ए के ऊपर बी लेकर आ गए हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पॉजिटिव चार्जेस थे, यहाँ पर इंडक्शन से क्या क्रिएट हो गए, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव क्रिएट हो गए। अब आई होप कि आप लोग इतना तो समझते हैं कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा, अपन ने इतना सब कुछ पोटेंशियल में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो इस पे चार्जेस थे वो पहले से अब ज़्यादा हो गए थे, क्यू डैश। मीन्स अगर इस डायग्राम के नीचे जो सेकंड डायग्राम बनाया है सेकंड पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्यू डैश इज मोर देन क्यू हो चुका था हमारे पास। मीन्स V, अगर मैं इसका पोटेंशियल V कंसिडर करूं कि इस पर पोटेंशियल V हो गया था, V पोटेंशियल था, तो यहां पर V डैश हो गया विच इज लेस देन V घटा, क्योंकि आपको पता है ना इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा नेगेटिव की वजह से, पर जो पीछे का पॉजिटिव था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा था वापिस से इसके पोटेंशियल को। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इस वाले पोटेंशियल, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो इसका पोटेंशियल, पर ठीक है उस वर्ड को मैं बाद में लूंगा। तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, हैंस द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस बट नॉट इन वेरी लार्ज अमाउंट, क्योंकि जहां इस नेगेटिव ने डिक्रीज करा था इस पोटेंशियल ने जरा था फिर इंक्रीज कर दिया था, तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। इजंट इट कैपेसिटी पहले की, अगर मैं इसकी कैपेसिटी C कंसीडर करता हूं, तो कहीं ना कहीं इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी एक और कंडक्टर लाने की वजह से, केवल एक साथ में प्लेट लाने की वजह से ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। तो यही तो वहां पर हुआ था जब साइंटिस्टों ने देखा था। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख रहे हैं अपन, ठीक। अब थर्ड पॉइंट में क्या करा, नाउ अर्थ एट द फार एंड of plate B, so only negative charge remains on plate A, plate B, which decrease the potential of A in tremendous amount, hence capacity increases in very large amount। ठीक, तो ये थर्ड डायग्राम के लिए भी यहाँ पर डायग्राम बना सकता हूँ कि यहाँ पर अब हुआ क्या कि जब अपन ने अब इस, ये तो A था, यहाँ पर जो अपन ने एक और प्लेट लेकर रख रखी थी उसके अपन ने B की अर्थिंग कर दी। तो इस स्लैब को दोनों को ही अपन ने आइसोलेटेड स्लैब पर रखा हुआ है। तो निगाह पड़ी यहाँ पर पहले के मुकाबले थोड़े से चार्जेस इंक्रीज हुए यहाँ पर, और यहाँ पर अब कंडीशन ये हो गई कि मान लो क्यू डबल डैश चार्ज स्टोर हो गए, बहुत सारे चार्जेस स्टोर हो गए।
अब हुआ उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव था, जिससे नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल बहुत तेजी से डिक्रीज कर दिया। तो ये डिक्रीज जब बहुत ज़्यादा करा तो इसका मतलब अपन कह सकते थे कि जो अब Q डैश था इज ग्रेटर देन Q डैश एन क्यू। सो अपन और पोटेंशियल जो था वो डिक्रीज हो चुका था, है ना। पोटेंशियल ऑफ डबल डैश इज लेस देन V डैश एंड लेस देन V। ऑल दिस थिंग्स इज अकर ऑन ए पर अकर हो रही है। तो जो कैपेसिटी थी डबल डैश की वो इंक्रीज हो गई थी पहले सी से, या बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से। सारा अकर किस पर हो रहा है, प्लेट ए पर। ठीक, तो यही इसका प्रिंसिपल बना और यही अपन यूज़ करने लगे। इसका मतलब है अब अपन अब समझ गए थे कि हम लोग कम से कम अगर दो चीज़ लेने लग जाएं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर ही बाउंडेड रीजन में हमारे को एनर्जी मिल जाएगी, और जब चाहिए होगी तब इंस्टेंटली निकाल लेंगे उसमें से। ठीक, तो ये प्रिंसिपल नोट डाउन करो, है ना बेटा, फिर आगे देख रहे हैं अपन लोग। ठीक बेटा, अब आज का टॉपिक तो बेटा मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में बस अपना कैपेसिटर का डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपन देखने वाले हैं, है ना। क्योंकि आगे चलकर आरसी सर्किट आने वाला है, रेजिस्टेंस की क्या यूज़ है ना। कैपेसिटेंस इज कॉन्स्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर। यही मेरा पूरा टॉपिक का जो कंसेप्ट था मेरा सिर्फ यही समझाने का था कि आपको ये रिमेंबर रहे कि C इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड। ठीक, एंड इट डज ओनली डिपेंड्स ऑन साइज। अभी आगे भी पता लगेगा, क्योंकि अपन जितने भी डेरिवेशंस देखेंगे हर एक डेरिवेशन जो C आएगा वो या तो एरिया पे डिपेंड कर रहा होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, पर नॉट डिपेंड्स ऑन Q और V। प्लीज़, है ना बेटा। थैंक यू बेटा, है ना। बेस्ट ऑफ लक बेटा।